तो आपका स्वागत है। दे रहे हैं और उसके लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कि जनरल साइंस आता है तो आपके लिए अगर आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बेनिफिट और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। और आज का जो पहला क्लास है वो टिश्यू से रहेगा, एनिमल टिश्यू मतलब ऊतक से रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे एक एक वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए समान रचना एवं जोड़ीय उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के सुसंगठित स्तर या पिंड जो समान कार्य करते हैं वही ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या है सामान्य रचना व भ्रूणी उत्पत्ति में समान कोशिकाओं, मतलब अगर हम लोग वैसे देखते हैं तो इसकी परिभाषा क्या देखते हैं कि जो अनेक कोशिकाओं से मिलके किसका ऊतकों का निर्माण होता है ना। तो ये वही कह रहा है कि सामान्य रचना व भ्रूणी उत्पत्ति में समान कोशिकाओं से सुसंगठित स्तर या पिंड जो समान कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब अगर ऊतक का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऊतक विज्ञान कहते हैं या औतिकी या इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और ये क्या है, तो ये सूक्ष्म शारीरिक मतलब माइक्रो एनाटॉमी की एक सब ब्रांच है। ठीक है, तो मेन इसका जो क्वेश्चन है क्या बनता है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगर कभी पूछा कि ये किसकी उपशाखा है, तो माइक्रो एनाटॉमी की उपशाखा है। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कि अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में औतिकी की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेली मेलपिगी ने की थी, परंतु हिस्टोलॉजी का नाम दिया मेयर ने। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो हिस्टोलॉजी नाम दिया वो किसने दिया, तो मेयर ने दिया। और जो इटली के वैज्ञानिक है मार्सेली मेलपिगी ने इसका क्या किया, तो इसको एक अलग शाखा के रूप में नाम दिया था, स्थापना किया था औतिकी का। ठीक है, और टिश्यू शब्द का जो प्रथम उपयोग है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बाइकॉट ने किया था, बिकॉट ने। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन हो गए जो आपको याद करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऊतकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि उपकला ऊतक, जिसे कि हम लोग एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, और पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, चेता अर्थात तंत्रिकी ऊतक जिसे कि नर्वस टिश्यू कहा जाता है। तो ये देखिए 4 प्रकार के हैं। अब इसके अंतर्गत जो जितने भी आते हैं, जैसे उपकला ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले उपकला ऊतक मतलब एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जान लेते हैं। तो एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रियूस वैज्ञानिक जो थे उन्होंने किया था। उपकला ऊतक जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सतहों पर उपस्थित होते हैं, चाहे वो बाहरी हो, भीतरी हो, चाहे जैसे हो। उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। किसमें, उपकला जो ऊतक रहते हैं ना होता है उसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। उपकला मुख्यतः शरीर एवं आंतरिक अंगों, फेफड़ा, हृदय, वृक्क आदि के लिए सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उपकला ऊतक जो एपिथेलियम टिश्यू है
या पूछ सकता है कि फेफड़े में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, फेफड़े के आवरण में, तो कौन सा, तो एपिथेलियम टिश्यू। या हृदय में पूछ लिया, वृक्क में पूछ लिया, जो आंतरिक अंग हैं शरीर के उनमें एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। उपकला भीतर स्थित ऊतकों की कोशिकाओं को चोट से, हानिकारक पदार्थों से तथा जीवाणुओं से बचाते हैं। ठीक है। कई नालवत अंगों जैसे कि श्वास नालों, जनन वाहिनियों, मूत्र वाहिनियों आदि में ये श्लेष म्यूकस या अन्य तरल पदार्थों के संवहन में सहायक होती है। त्वचा या संवेदांगों की उपकलाएं संवेदना ग्रहण का कार्य करती हैं। ठीक है। तो ये रहा उपकला ऊतक जिसे कि एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। तो मेन ये है कि शब्द का प्रयोग किसने किया था, रूस वैज्ञानिक ने किया था। और ये उपकला ऊतक जो है वो बाहरी तथा भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर उपस्थित होते हैं और इनमें जो कोशिकाएं होते हैं तो रुधिर कोशिकाओं का अभाव पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संयोजी ऊतक, जिसे कि क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो संयोजी ऊतक पूरे शरीर में सबसे अधिक फैले होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये शरीर का लगभग 30% भाग बनाते हैं। संयोजी ऊतक प्रत्येक अंग में भीतर तथा बाहर और विभिन्न अंगों के बीच बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। संयोजी ऊतक अंगों और इनके विभिन्न ऊतकों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। तरल संयोजी ऊतक रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायता करते हैं। संयोजी ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने तथा रोगों से बचाव का कार्य करते हैं। अब देखिए संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो संयोजी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के, कौन कौन से, तो सबसे पहले वास्तविक संयोजी ऊतक, और दूसरा कंकाली ऊतक, तीसरा संवहनी ऊतक। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो संयोजी ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाली संयोजी ऊतक और संवहनी ऊतक। चलिए अब तीसरा जो पेशी ऊतक था उसके बारे में पढ़ेंगे। पेशी ऊतक को और किस नाम से जाना जाता है, तो पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। पेशी ऊतक शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाते हैं। और अभी हमने क्या देखा, संयोजी ऊतक कितना बनाते थे, तो 30 से 40% भाग बनाते थे। लेकिन वह शरीर में सबसे ज़्यादा प्रसारित रहते थे। कौन, संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक 3 प्रकार की, ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो जो पेशी ऊतक है वो रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ इसमें पाया जाता है पेशी ऊतक में। चलिए देख लेते हैं। परारेखित पेशियाँ जिसे कि स्ट्रिप्टेड और स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं, या इसे ऐच्छिक पेशियाँ भी कहा जाता है, कहते हैं। तो देख लेते हैं कि रेखित पेशियाँ प्रायः जंतु के शरीर के उन अंगों में पाई जाती है जो इच्छानुसार कार्य करते हैं। जैसे हमारे कुछ अंग हैं ना जो कि हमारे इच्छानुसार कार्य करते हैं। जैसे कि हम अगर चलेंगे तो हमारा पैर चलेगा, हाथ अगर उठाएंगे तो हमारा हाथ उठेगा, अपने से नहीं उठेगा। जबकि अगर पलक हम नहीं झपकाएंगे तो भी अपने से किसी कारणवश मतलब पलक झपक ही जाएगा। सांस हम ले रहे हैं तो हृदय गति जो है वो चल रही है। ठीक है। तो रेखित पेशियाँ जो है जो हमारे इच्छा से चलती हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। आगे देखते हैं कि अधिकांश रेखित पेशियाँ अपने दोनों सिरों पर हड्डियों या फिर दैहिक पेशियाँ, सोमैटिक मसल्स या प्रावस्थात्मक पेशियाँ, बेसिक टाइप ऑफ मसल्स भी कहते हैं। हाथ पैरों की गति तथा शरीर की गतियाँ एवं गमन इन्हीं पेशियों के द्वारा संभव होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने रेखित पेशियों के बारे में पढ़ा, इसे ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अरेखित पेशियाँ, जैसे कि अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। अरेखित पेशियाँ या इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं।
तो अरेखित पेशीय ऊतक उन अंगों की दीवारों पर उपस्थित होते हैं जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, गर्भाशय, रुधिर वाहिनियां आदि। अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है और रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अरेखित पेशियां स्वतः गति करने वाली पेशियों को नियंत्रित करती हैं। अब हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स के बारे में देख लेते हैं। तो हृदय पेशियां रचना में ये पेशियां रेखित पेशियों के समान होती है, परंतु कार्य कैसा करती हैं, अरेखित पेशियों की भांत करती हैं। मतलब ऐच्छिक पेशियों के समान होती हैं, लेकिन कार्य इसका जो रहता है वो अनैच्छिक पेशी के भांति होता है। हृदय पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं, ठीक है। और यदि हृदय में जाने वाली तंत्रिकाओं को काटकर हटा दें तो भी हृदय अपनी निश्चित दर से धड़कता रहेगा। क्या? यदि हृदय में जाने वाली तंत्रिकाओं को काटकर हटा दें तो भी हृदय अपनी निश्चित दर से धड़कता रहेगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कि कूल्हे की मांसपेशी है, और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है, जो कि किसकी है, तो कान की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चेता अर्थात तंत्रिकी ऊतक। ये क्या होता है, तो जीवों का तंत्र इन्हीं ऊतकों से बना हुआ है। किससे? तांत्रिकी ऊतक से, नर्व्स टिश्यू से। तांत्रिकी ऊतक का कार्य चेता प्रेरणाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का होता है। प्रेरणा संवहन के लिए विशिष्टीकृत कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन कहलाती हैं। न्यूरॉन्स तंत्रिकी ऊतक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का टिश्यू चैप्टर, और आगे जितने भी चैप्टर हैं वो एक एक चैप्टर करके पढ़ा दिए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जनरल साइंस आपको पढ़ना है उसमें, तो आप ये क्लास ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ये थोड़ा सा देखिए, स्तनी मैमलिया के बारे में, मतलब मैमल्स के बारे में बताया गया था, तो हमने देख लिया था इसको। के जीव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो समतापी होते हैं। स्तनी वर्ग के जीवों में त्वचा पर स्वेद तथा तैल ग्रंथियां पाई जाती है। स्तनी वर्ग मतलब जैसे कि और दूसरा मेटाथीरिया, ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती हैं, जो विकसित मार्सोपियम नामक थैली में रहते हैं, जैसे और ओपोसम हो गए, और विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे हाथी, गिलहरी आदि। तो ये मैमल्स के बारे में हो गया। तो आप लोगों ने पढ़ा ऊतक और मैमल्स के बारे में देखा। कल हम लोग